हेलो दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे नवमांश कुंडली क्या होती है, नवमांश कुंडली को कैसे देखा जाता है और नवमांश कुंडली देखने के क्या फायदे होते हैं, जिसके कारण हम जो जन्म कुंडली है उसके बारे में सूक्ष्म तरीके से जानकारी ले सके। तो नवमांश कुंडली तुम्हारे जो कुंडली का चक्र होता है, टोटल 16 प्रकार की कुंडलियाँ होती है, जिसे षोडश वर्ग भी कहा जाता है। लेकिन इन इन कुंडलियों में से नवमांश कुंडली को ही महत्व क्यों दिया जाता है, या जन्म कुंडली का हम जानते हैं कि जन्म कुंडली सबसे बेस्ट कुंडली होती है, जिसके आधार पर हम पूरे प्रेडिक्शंस देते हैं। तो उसी प्रकार नवमांश कुंडली को महत्व क्यों दिया गया है? तो इसका कारण ये है कि नवमांश कुंडली जो है वो तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा धर्म और संबंध जो होते हैं, फैमिली लाइफ, तुम्हारा दाम्पत्य जीवन, इन सब चीज़ों के बारे में नवमांश कुंडली सबसे प्राथमिक रीत्या जो इन्फॉर्मेशन देती है। तो जो कि तुम्हारे लाइफ का एक सेकंड हाफ होता है और काफ़ी बड़ा पीरियड होता है लाइफ का। तो इसके लिए इस नवमांश कुंडली को अलग से महत्ता दी गई और इसका अध्ययन आवश्यक हो गया। तो इसी का रीज़न है कि नवमांश कुंडली जो तुम्हारा लाइफ का एक आधा पीरियड होता है, आधे से ज़्यादा पीरियड होता है, काफ़ी बड़ा पीरियड होता है, तो उसके लिए प्रिडिक्शन करना ये अनिवार्य हो जाता है। और इसमें सूक्ष्म रीत्या प्रिडिक्शन के लिए हमको नवमांश कुंडली देखना अनिवार्य हो जाता है। तो नवमांश कुंडली बेसिकली जन्म कुंडली का ही एक पार्ट होता है। सप्तम हाउस तुम्हारे दाम्पत्य जीवन का हाउस होता है जन्म कुंडली में, और उसको सूक्ष्म रीत्या, उसको काफ़ी डीपली अगर आपको देखना है तो नवमांश कुंडली देखी जाती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसी का कारण है कि नवमांश कुंडली को ये महत्व दिया जाता है बाकी सारी कुंडलियों में। तो नवमांश कुंडली के अध्ययन के लिए हम दो सैंपल कुंडलियां लेंगे, जिसमें एक D1 चार्ट यानी कि जन्म कुंडली होगी और दूसरी D9 चार्ट यानी कि नवमांश कुंडली होगी। तो एग्जाम्पल के लिए ये दो कुंडलियां हमने ली है। पहली है जन्म कुंडली D1 चार्ट और दूसरी नवमांश D9 चार्ट। तो इसमें लगन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लगन का स्वामी बुध जाकर चतुर्थ स्थान में बैठा है और दाम्पत्य सुख का स्वामी गुरु अपने ही राशि में स्ट्रांग होकर बुध के साथ बैठा है। तो ऐसे जातक की लाइफ ये काफ़ी सुखमय होगी और उसके दाम्पत्य जीवन में भी जो उलझने होंगी वो कम होगी और दाम्पत्य जीवन सुखी होगा। ऐसा जन्म कुंडली से हमको दिखता है, क्योंकि गुरु यहाँ पे स्ट्रांग होकर केंद्र में ही बैठा हुआ है। और उसी के लिए अगर हम सूक्ष्म रीत्या नवमांश कुंडली अध्ययन करेंगे उसी जातक की, तो उसमें उसमें अगर हम देखेंगे तो 12 नंबर जो लगन है उसका अध्ययन करना आवश्यक होगा। सप्तम भाव का अध्ययन करना भी आवश्यक होगा। लगन का स्वामी लग्नेश की स्थिति, लग्नेश कौन से हाउस में बैठा है, और साथ ही साथ सप्तमेश की स्थिति, सप्तम स्थान का स्वामी जाकर कहाँ बैठा है, नीच का है या शत्रु राशिष्ट है या तो उच्च का है या मित्र राशि का है, इन सब चीज़ों का ज्ञान हमको नवमांश कुंडली में लेना आवश्यक होता है। तो इस नवमांश कुंडली के लिए हम देखेंगे कि लगन का स्वामी जो है वो गुरु अष्टम स्थान में चला गया है। तो यहाँ पे जो लग्नेश है वो अष्टम स्थान में होने के कारण थोड़े से निगेटिव परिणाम लगन के रिलेटेड मिलेंगे, दाम्पत्य सुख के लिए निगेटिव परिणाम मिलेंगे और दाम्पत्य सुख के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आते जाते रहेंगे। लेकिन वही कुंडली में अगर देखेंगे, जन्म कुंडली में D1 चार्ट में, तो जो सेवन्थ हाउस है वो सेवन्थ हाउस काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि गुरु की स्थिति वहाँ पे काफ़ी अच्छी है। तो इसको सूक्ष्म रीत्या हम देखेंगे, लगन का नवमांश का लगन, तो यहाँ पे गुरु वीक है। तो ओवरऑल इस कुंडली के लिए गुरु जो होगा ये मिक्स्ड रिजल्ट देगा। जन्म कुंडली से देखेंगे तो गुरु काफ़ी पॉजिटिव रहेगा और उसकी दशांतर दशा आएगी उस प्रकार से गुरु पॉजिटिव या निगेटिव, ऐसे दोनों प्रकार के फल देगा, क्योंकि नवमांश में गुरु की स्थिति ये अच्छी नहीं है, गुरु अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं। अब बात करेंगे सप्तम हाउस की। तो सप्तमेश नवमांश कुंडली में बुध बनता है, जो कि चतुर्थ स्थान में अपने ही राशि में बैठा हुआ है, इसलिए सप्तम स्थान यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग हो गया। और बुध की सिचुएशन इस जातक के लिए काफ़ी अच्छी होगी अगर नवमांश से देखेंगे तो। अगर हम जन्म कुंडली से देखेंगे तो बुध जो है वो समग्रह, अपने मित्र के, मित्र नहीं कह सकते, गुरु से बुध सम रिलेशन रखते हैं, तो अपने न्यूट्रल प्लैनेट के साथ बुध यहाँ पे बैठा है और लग्नेश होने के कारण इस कुंडली के लिए योग कारक है जन्म कुंडली के लिए। तो यहाँ पे गुरु के बुध के थोड़े से निगेटिव परिणाम दिख सकते हैं, लेकिन उस बुध के निगेटिव परिणाम नवमांश कुंडली में जाकर बहुत कम हो जाते हैं और यहाँ पे बुध काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। तो ओवरऑल इस कुंडली के लिए बुध बहुत अच्छा हो गया।
जबकि जब भी बुध की महादशा दशा अंतरदशा चलेगी तो जातक की पर्सनैलिटी में अलग निखार बुध जरूर लाएगा, और जातक काफ़ी सूझवान होगा क्योंकि वो गुरु के साथ बैठा है। गुरु के कारण उसमें विवेक शक्ति काफ़ी अच्छी होगी और वो डिसीजन अच्छा ले सकेगा। तो इसी के लिए हम कहते हैं कि नवमांश कुंडली देखना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि नवमांश कुंडली से हमको लग्नेश और सप्तमेश की स्थिति की पूरी जानकारी हमको मिलती है और ग्रह के बारे में हम पूरा प्रेडिक्शन अच्छे से दे सकते हैं। तो यहाँ पे बुध काफ़ी अच्छा होगा कुंडली के लिए, और गुरु जो होगा वो मिक्स्ड रिजल्ट देगा। और ओवरऑल हम देखेंगे कि इस जातक की पर्सनैलिटी अच्छी होगी और इस जातक का दाम्पत्य जीवन भी सुखी होगा, लेकिन उसमें उतार चढ़ाव बने रहेंगे, क्योंकि बुध और गुरु कहीं ना कहीं दोनों भी कोई एक कुंडली में कोई दूसरी कुंडली में ऐसे थोड़े पीड़ित लग रहे हैं। तो इसी के लिए हमको नवमांश कुंडली देखना आवश्यक हो जाता है। अब बात करेंगे कि नवमांश कुंडली में सप्तमेश या लग्नेश के अलावा और क्या क्या देखना चाहिए। तो बाकी ग्रहों की भी सिचुएशन हम नवमांश में देख सकते हैं। जैसे कि इस कुंडली में मंगल की सिचुएशन अगर हम देखते हैं इस कुंडली के लिए, तो लगन कुंडली में D1 चार्ट में या जन्म कुंडली में जिसे हम कहते हैं जन्म कुंडली, तो उसमें मंगल उच्च का होकर पंचम स्थान में बैठा हुआ है। तो इस कुंडली के लिए मंगल अच्छा है, हालांकि लग्नेश का वो शत्रु होने के कारण कुंडली के लिए मारक है मंगल, लेकिन उच्च के स्थान में बैठा होने से इस जातक का पराक्रम अच्छा होगा और मृत्यु स्थान उसकी आयु लंबी होगी। इसका एक कारण है कि मंगल अपने चतुर्थ दृष्टि से अपने ही स्थान को देख रहे हैं और गुरु की भी वहाँ पे पंचम दृष्टि पड़ रही है, इसलिए इस जातक का दीर्घायु होना ये एक स्वाभाविक सी बात होगी। और साथ ही साथ शनि उच्च का होकर वो अष्टम स्थान को भी देख रहा है अपनी सप्तम दृष्टि से, इसलिए शनि भी दीर्घायु इस जातक को दे रहा है। लेकिन मंगल की सिचुएशन अगर हम नवमांश में देखेंगे तो नवमांश में मंगल पंचम स्थान में ही है, लेकिन वो नीच का होकर बैठा हुआ है। इसमें एक बात हम कहेंगे कि अ, ये मंगल वर्गोत्तम हो गया है, हालांकि ये एक जगह उच्च का है एक जगह नीच का है। नवमांश में वो नीच का है और जन्म कुंडली में उच्च का है, लेकिन वो एक ही स्थान में है। तो स्थान वर्गोत्तम उसे कहा जाएगा। स्थान वर्गोत्तम वो है क्योंकि एक ही स्थान में है, लगन में भी पंचम में और नवमांश में भी पंचम में, इसलिए पंचम स्थान का ये वर्गोत्तम कहलाया जाएगा। हालांकि इसके रिजल्ट जो होंगे वो मिक्स्ड रहेंगे। जन्म कुंडली के हिसाब से वो पॉजिटिव फल देने वाला होगा, लेकिन लगन के साथ स्वामी के साथ उसकी शत्रुता है बुध के साथ में, इसलिए इंसान को टेंशन कष्ट वो मंगल जरूर देगा, क्योंकि अष्टम स्थान को वो अपने माइंड पर लेके आया हुआ है। तो टेंशन और जो ऑब्स्टेकल है वो उसने अपने माइंड में रख लिया, इसलिए मंगल टेंशन तो जरूर देगा, लेकिन मंगल पॉजिटिव रिजल्ट भी देगा मंगल यहाँ कहीं ना कहीं। और यहाँ पे नीच का होने के कारण वही मंगल थोड़ी नीचता यानी कि थोड़े अशुभ प्रभाव भी देगा। ये तो इस जातक के लिए डिग्री वाइज बल अगर मंगल रखता है तो थोड़े बहुत अच्छे फल मिलेंगे, और अगर डिग्री वाइज बली नहीं हुआ तो मंगल बुरे फल देगा। लेकिन ओवरऑल मिक्स्ड रिजल्ट रहेंगे, क्योंकि नवमांश में वो मंगल वर्गोत्तम होने के साथ साथ नीच का भी है। अब बात करेंगे इसी कुंडली में चंद्र की। तो चंद्र यहाँ पे अष्टम स्थान में है और वही नवमांश में भी अष्टम स्थान में बैठा हुआ है। तो ऐसे इंसान का जो माइंड रहेगा वो थोड़ा टेंशन में रहेगा हमेशा, क्योंकि उसका माइंड जो है चंद्र, वो माइंड का कारक चंद्र वही अष्टम स्थान में दोनों कुंडलियों में भी है, नवमांश में भी है और साथ ही साथ जन्म कुंडली में भी अष्टम में है। तो ऐसा इंसान थोड़ा टेंशन में जरूर रहेगा। ऑब्स्टेकल्स उसके माइंड में थोड़े विचार आते रहेंगे, या फिर ऑब्स्टेकल्स वो खुद के विचार से क्रिएट करेगा। और चंद्र अष्टम में होने के साथ साथ दोनों कुंडलियों में, तो इसका कारण वो स्थान वर्गोत्तम भी हो जाता है। तो स्थान वर्गोत्तम का परिणाम ये होगा कि अष्टम स्थान को ससुराल का स्थान भी कहा जाता है, तो ऐसे जातक को ससुराल से लाभ मिलने का योग बनेगा। उसके माइंड में थोड़े टेंशन थोड़े विचार जरूर रहेंगे, जिसके कारण वो थोड़ा डिप्रेशन में भी जा सकता है, लेकिन उसको मैरिटल लाइफ उसका काफ़ी अच्छा रहेगा, जो कि हमने ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग। और मैरिटल लाइफ के बाद उसको ससुराल से भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि 8th हाउस जो होता है वो पत्नी का जो होता है वो कुटुंब का स्थान होता है। पत्नी का जो ये रहता है फैमिली, उसको अष्टम स्थान कहा जाता है, इसलिए ससुराल से ऐसे जातक को काफ़ी अच्छा लाभ मिलने के योग बनते हैं। ससुराल से स्नेह जरूर मिलेगा। तो इस चंद्र के कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव, टेंशन देना ये सब, माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करना ये निगेटिव रिजल्ट, और ससुराल से सपोर्ट ये पॉजिटिव रिजल्ट।
तो ऐसे चंद्र के यहाँ पे इम्पैक्ट होंगे। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि नवमांश कुंडली ये देखना ज़रूरी है। नवमांश से तुम्हारे फैमिली लाइफ का पता चलता है, फैमिली लाइफ बेहतर होगी या फैमिली लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, कष्ट आएंगे, वो सब पता चल जाता है नवमांश से। इसलिए नवमांश का अध्ययन जन्म कुंडली के साथ साथ अति अनिवार्य है। तो अच्छे एस्ट्रोलॉजर को ये सलाह दी जाती है कि आप जन्म कुंडली के साथ साथ नवमांश कुंडली का भी अध्ययन जरूर करें। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइए। इसमें एक बात और कहनी है कि जैसे कि हमने स्थान वर्गोत्तम का एक कंसेप्ट बताया, वैसे ही जो वर्गोत्तम ग्रह भी कहलाता है। तो वो वर्गोत्तम ग्रह कब कहलाएगा? मान लीजिए यहाँ पे बुध जो है वो लगन में ही जाके बैठा हुआ है, और लगन में वो बुध उच्च का हो जाता है, क्योंकि कन्या राशि में बुध उच्च का होता है। और वही बुध किसी भी स्थान में अगर स्वराशिस्थ है, उच्च का है या मित्र राशि में है, तो वो ग्रह वर्गोत्तम कहलाया जाता है। तो इस केस में अगर बुध लगन में जन्म कुंडली में है और नवमांश में वो चतुर्थ स्थान में अपने ही मिथुन राशि में है, तो वो ग्रह वर्गोत्तम कहलाया जाएगा। तो एक तो हमने स्थान वर्गोत्तम देखा, जो कि हाउस के रिलेटेड होता है, अगर एक ही हाउस में दोनों जगह ग्रह प्लेस्ड है तो। और दूसरा जो है वो वर्गोत्तम ग्रह जिसे हम कहते हैं, वो कहीं पे भी प्लेस्ड हो दोनों कुंडलियों में, अगर पॉजिटिव है, मित्र के राशि में है, उच्च का है, तो वो ग्रह वर्गोत्तम कहलाता है। और इसी के साथ साथ अगर दोनों भी जगह ये ग्रह नीच का है, तो फिर वो ग्रह बहुत बुरे फल देगा। अगर नवमांश में ही मान लीजिए वो ग्रह कहीं अस्त है, नीच का है, और कहीं पापाक्रांत पाप प्रभाव में है, और जन्म कुंडली में भी वैसा ही है, तो वो ग्रह फिर काफ़ी निगेटिव रिजल्ट आपको देगा। तो उसके उपाय आपको फिर करने पड़ेंगे। और अगर एक में पॉजिटिव एक में निगेटिव, तो मिले जुले फल। और अगर दोनों में भी वो उच्च का या दोनों में भी पॉजिटिव है, स्वराशिस्त है, तो वो ग्रह सर्वोत्तम फल देगा। उसके थ्रू आउट द लाइफ तुमको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते रहेंगे। तो इस प्रकार से हम दोनों भी कुंडलियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों कुंडलियों का अध्ययन किया जाना ये अत्यावश्यक है। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बाकी भी लोग नवमांश के बारे में जो भी मिसकंसेप्शन है उसको दूर करके अपनी कुंडली खुद एनालाइज कर सके। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि काफ़ी सारे लोगों तक वीडियो पहुँचे। तो धन्यवाद, नमस्कार।